तो ये थे प्रधानमंत्री मोदी एनडीए नेताओं की बैठक को संबोधित करते हुए। मौका था एनडीए सरकार के, मोदी सरकार के 12 साल पूरा करने का। मौका था सबसे लंबे समय तक भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने का। और इस मौके पर उन्होंने जो कहा वो काफी गौर करने लायक है। 12 साल में जो उन्होंने किया है वो आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। सिर्फ जारी नहीं रहेगा बल्कि उससे ज्यादा तेज गति से जारी रहेगा। उन्होंने साफ तौर से कहा कि यही समय है, सही समय है। देश हित के फैसलों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, तेज गति से आगे बढ़ेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी स्पीड को और बढ़ानी होगी। हमारा बेंचमार्क ये होना चाहिए कि बीते 12 वर्षों में जो स्पीड और स्केल रही है उसे और कैसे व्यापक बनाया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये लक्ष्य रखा है, जो एक आगे का रोड मैप रखा है, उसे पूरा करना कितना आसान होगा, आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय। मोदी सरकार के 12 साल पिक्चर अभी बाकी है। उसी पिक्चर कैसे होगी इसकी झलक आपको प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में कुछ देर पहले आपको सुनने को मिला। अब इस पिक्चर के क्या क्या रंग होंगे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन और पहले इंडिया फाउंडेशन के चेयरमैन राजीव कुमार साहब, जिन्होंने कुछ साल पहले एक किताब लिखी थी, मोदी और उनकी चुनौतियां। उस किताब में उन्होंने पूरे मोदी के काम करने के तौर तरीकों का काफी गहन विश्लेषण किया था और उन्होंने बताया था कहाँ क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ करने की जरूरत है। तो बेहतरीन मौका है राजीव कुमार सर से इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। साथ ही साथ हमारे साथ हैं बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एशिया पैसिफिक के चेयरमैन जन्मेजय सिन्हा साहब, जो कि सरकार के जो अभी डिसेंट्रलाइजेशन, डी कंट्रोल जैसी मुहिम चली हुई है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सलाहकार के तौर पर और नीति निर्धारण में सरकार को सही सलाह देने के तौर पर। बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर हैं AK भट्टाचार्य साहब, जिन्होंने मोदी सरकार का भी कार्यकाल देखा, उससे पहले के प्रधानमंत्री के कार्यकाल को देखा। उनसे पूछें कैसे तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। साथ में हमारे साथ विशेष मेहमान हैं विनीत मित्तल साहब, जो कि इंडस्ट्री चैम्बर CII की ग्रीन हाइड्रोजन के नेशनल कमेटी के चेयरमैन है। साथ ही साथ क्लीन एनर्जी सेक्टर की जानी मानी कंपनी अवाडा ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन भी हैं। इनको इसीलिए विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है कि जिस क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की आवश्यकता अभी पूरी दुनिया महसूस कर रही है, उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने सालों पहले जोर देना शुरू कर दिया था और उस वक्त इन्होंने काफी बढ़ चढ़ कर इसमें भूमिका भी निभाई थी। तो विनीत मित्तल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में करूंगा राजीव कुमार सर आपसे। अभी आपने प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुना, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। आपकी किताब के कुछ पन्ने मैंने पढ़े थे जो आपने लिखा था कि मोदी और उनकी चुनौतियां। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का जो रिकॉर्ड अभी बना है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या थी? उनके गवर्नेंस की भूमिका थी, उनका अप्रोच क्या था जो अब तक निर्विरोध एक तरह से कहें नेतृत्व कायम बना रखा इन्होंने? नमस्ते, मैं लक्ष्मण। और पहली बात तो हम सबको मुबारक हो कि प्रधानमंत्री के 12 साल पूरे हुए और सबसे लंबे टेन्योर के वो प्रधानमंत्री बने। और जो आपने सवाल पूछा कि सबसे जो महत्वपूर्ण जो उनका मुद्दा है वो ये है कि उन्होंने कोई भी कदम देश हित के अलावा नहीं लिया। तो एक बड़ा कमिटमेंट जो देश हित के लिए जो भी करना उचित उन्होंने समझा उसको किया है। और कभी स्वार्थ उनके सम्मुख नहीं आया। कभी उन्होंने ये नहीं कोशिश करा कि पर्सनल इंटरेस्ट में या स्वार्थ में या पार्टी के इंटरेस्ट में भी काम अगर वो करें। और बहुत सारे उन्होंने डिसीशंस लिए हैं जिससे कि जो हमारे परपेचुअल डेफिसिट्स थे पे काम हुआ है नीति के दौरान, उस पर उन्होंने नज़र रखी है और उसको काफ़ी ज़ोरों से इम्प्लीमेंट किया है। तो मैं अगर एक शब्द में कहना चाहूँ तो ये कि नीतियाँ, उनका जो खास जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि नीतियाँ बनाते ही नहीं हैं मगर नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन पर उनकी नज़र बहुत पैनी नज़र रहती है, जैसा कि उन्होंने प्रगति बनाकर और बाकी सब चीज़ों में किया। मेरे ख्याल में जो 12 साल के जो असली जो 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 असली जो अचीवमेंट्स हैं वो यही हैं कि प्रोजेक्ट्स बने और प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट हुए, जिसकी वजह से कि सभी लोगों के जिंदगी में एक अच्छा फर्क महसूस हुआ है।
आपने किताब में बड़ा अच्छा लिखा भी था कि वो प्रोजेक्ट वाइज, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग करते हैं, उसके हिसाब से रणनीति बनाते हैं, और पीएम गति शक्ति इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इस तरह के काम करने के तौर तरीके पर और आपसे आगे चर्चा करूंगा राजीव कुमार सर, लेकिन ए भट्टाचार्य साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भट्टाचार्य साहब, जब प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली थी, दिल्ली की बागडोर संभाली थी, तो लोग अक्सर यह कहा करते थे कि ये गुजरात वाला मॉडल यहाँ चलेगा नहीं, वहाँ तो बड़ा ही सेंट्रलाइज था, ये दिल्ली है और नेशनल लेवल का गवर्नेंस है। फिर कई लोग कह रहे थे यहाँ पे लुटियन दिल्ली की जो पॉलिटिक्स है वो ज़्यादा हावी रहती है। बीच में ये भी चर्चा होने लगी कि यहाँ पे खान मार्केट गैंग काफ़ी ज़्यादा, तथाकथित गैंग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है। इन सब के बीच से निकलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ये दिखा दिया कि जो जज्बा है, जो लक्ष्य उसको पूरा करने के लिए ठान लेते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। देखिए लक्ष्मण जी, जो उन्होंने गुजरात पे आते हुए भी जो केंद्र में आकर उनका जो इकोनॉमिक पॉलिसी का जो फिलोसॉफी जो था, उसमें एक बड़ा परिवर्तन आया। अगर उनकी हम 12 साल की जो नीतियां को एक तरफ से देखें, तो मुझे जो सबसे चीज अहम लगती है वो है कि किस तरह से जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और सुधार और जन कल्याण, इन तीनों का समन्वय किस तरह से किया जाए, जिससे कि जो देश की जो वित्तीय जो अनुशासन, उसमें भी कोई ढील न आए, उसके साथ साथ जो सुधार की जो गाड़ी जो है वो आगे चलती रहे। अगर आप आंकड़ों की ओर देखें, जैसे आपने भी कहा, प्रधानमंत्री ने भी कहा थोड़ी देर पहले, कि किस तरह से हमारी जो जो इकोनॉमिक साइज जो है वो 10वीं से अब 6ठी आ गई है। इन्फ्लेशन डेकेडल लो है। उसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अगर आंकड़ों को देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि जो वो 3.1% है। सिर्फ जो शंका, जो चिंता की जनक बात हो रही है, वो एक्सटर्नल सेक्टर में थोड़ी बहुत चिंता आ रही है। पर वो जो इकोनॉमिक आंकड़ों की तरफ देखते हैं तो उनकी जो परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी है। पर वो आंकड़ों की जो परफॉर्मेंस उन्होंने पॉलिसी के तहत की, जीएसटी बोलिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बोलिए, या रियल एस्टेट की रिफॉर्म बोलिए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोलिए, और किस तरह से क्राइसिस मैनेजमेंट। शुरुआती दौर में कोविड के टाइम में थोड़ा बहुत लगा कि सरकार शायद घबरा गई है, पर पहले 15-20 दिन, एक महीने के बाद मुझे लगा कि किस तरह से कोविड का जो मैनेजमेंट जो हुआ, उसमें भी सराहनीय काम की गई है। फिस्कल अनुशासन, जो वित्तीय अनुशासन है, वो बहुत बड़ा एक उनका एक स्तंभ है उनका। और उसके साथ साथ जो उनकी जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, रेगुलेटरी रिफॉर्म जो उन्होंने, उनकी जो आगाज जो उन्होंने की, मैं समझता हूँ वो एक अभी भी चलती गाड़ी है, वो गाड़ी अभी भी चल रही है। पर एक जगह में हमें जरा अभी भी थोड़ा बहुत आशा की जरूरत है, वो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म अभी भी पीछे पड़ी हुई है। पर 12 साल शायद सिविल सर्विसेज रिफॉर्म के लिए काफी नहीं है। पर ऑन द होल ये जो समन्वय जो है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, सुधार और जन कल्याण, इनको तीनों को एक साथ मिला के और वित्तीय अनुशासन को अपने मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक नया एक गवर्नेंस मॉडल तैयार किया है, इकोनॉमिक पॉलिसी ओरिएंटेशन से। एक नया गवर्नेंस मॉडल तैयार किया है सारे मोर्चे पे, आर्थिक मोर्चे पे, राजनीति के मोर्चे पे। जन्मेजय सिन्हा साहब, आप इस पूरे 12 साल के कार्यकाल को क्या देखते हैं? आपको सबसे बड़ा बदलाव क्या दिखा? क्योंकि मैं जहां तक कि आपको जानता हूं, इस 12 साल से पहले से भी अब सरकार के कामकाज को काफी करीब से देखते भी रहे। देखिए, जब लीडर निर्णायक होता है तो गति तेज हो जाती है, और प्रधानमंत्री साहब के साथ ये है कि वो निर्णायक है। सबकी सुन के वो जो डिसीजन लेते हैं वो बड़ा क्लैरिटी के साथ लेते हैं। तो देखिए, अभी जो 12 साल में, अभी अशोक भट्टाचार्य बोल रहे थे और उनके पहले राजीव कुमार बोल रहे थे कि 4 भाग में तो बहुत एडवांसेस हुए। देखिए, जीएसटी हुआ, आईबीसी हुआ, लेबर रिफॉर्म हुआ,
दूसरा बकेट हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें जो उनकी स्पीच में भी आप सुन रहे थे कितने एयरपोर्ट, 100 एयरपोर्ट बने, 40 मिलियन घर बने, 28,000 58,000 किलोमीटर रोड बना, पोर्ट्स का कैपेसिटी बढ़ा, गीगावाट 260 से लेके 460 तक पहुंच गया। तो ये सब तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ। फिर टेक्नोलॉजी स्टैक हो गया। अब जो है वो देश को तैयार करना चाह रहे हैं एक नीति में बहुत भारी पिवट जो लाने वाले हैं, और वो ये है कि जब एफटीए सब देशों के साथ साइन होगा तो भारत को ग्लोबल क्वालिटी एट ऑलमोस्ट चाइना कॉस्ट करना पड़ेगा। ये भारी परिवर्तन है, क्योंकि भारत की जो इकोनॉमिक नीतियां रही हैं वो भारतीय उपभोक्ता को बेचने में रहा है, अमेरिकन को नहीं बेचे हैं। हम लोग को एक्सपोर्ट पेसिमिज्म रहा है थोड़ा वो, तो उसको वो बदलना चाह रहे हैं। और उसको बदलने के लिए वो हम लोग की जो अविनियम की कमिटी बनाई गई है को बढ़ावा दे रहे हैं कि देखिए हम रिफॉर्म भी करेंगे, आपके लिए डीरेगुलेशन करेंगे, मगर अब आप तैयार हो जाइए compete करने के लिए, क्योंकि उनकी बिल्कुल बिलीफ है कि भारतीय जो उद्योगपति है वो जीतेगा दुनिया में। तो इसके लिए हम लोग को तैयार किया जा रहा, और वो एक दिशा भी दिखाए हैं डेवलप्ड नेशन के, विकसित भारत की आगे में। तो ये जो है पूरा गैल्वेनाइजिंग, देखिए इतना पॉपुलैरिटी 12 साल बाद कोई ग्लोबल लीडर के पास नहीं। वो तो हम बोलते हैं 2 साल बाद 3 साल बाद 40% भी कहीं पॉपुलैरिटी रेटिंग रहते हैं तो लोग बहुत मानते हैं। ये 65% से ऊपर पॉपुलैरिटी रेटिंग ऐसे नहीं आता। तो ये बहुत बहुत बड़ा पिवट भी ला रहे हैं। बहुत इन काम करने के बाद अब वो भारत को बोले हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, रिफॉर्म्स हो रहे हैं, डीरेगुलेशन हो रहा है, अब ग्लोबल कंपटीशन के लिए हम लोग को तैयार हो जाना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए इन्होंने कहा भी कि हमें स्पीड और स्केल दोनों को काफी ज्यादा व्यापक करना पड़ेगा। जो पिछले 12 साल में हो उससे ज्यादा बढ़ाना होगा। लेकिन जिस स्पीड और स्केल अभी तक 12 साल का रहा है, उसका जो थर्मामीटर होता है हम लोग बिजनेस चैनल की भाषा में, वो होता है इन्वेस्टर सेंटिमेंट। और इन्वेस्टर सेंटिमेंट कैसा है, उसको कहते हैं नाड़ी देख करके हम लोग नब्ज देख के पहचानते हैं। तो उसको पहचानने वाले एक शख्स हमारे साथ हैं, सुनील स्वर्णम साहब, जो कि जाने माने इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट भी हैं। सुनील स्वर्णम साहब, अभी नब्ज पहचान के आपको क्या लग रहा है? प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा अच्छा अपील किया अभी कि हमें अपने रिफॉर्म की रफ्तार का स्केल और रिफॉर्म की रफ्तार की स्पीड दोनों को और व्यापक करना होगा। नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूं, क्योंकि देखिए अब तक जो हुआ है 12 साल में, बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है देश की प्रगति और तेजी से प्रगति के लिए वो बन चुके हैं। जैसे हम देखें जनधन आधार मोबाइल, जिस तरह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके अकाउंट ओपन करके पूरा डिजिटलाइज कर दिया। सेकंड इज ये इंडिया स्टैक, जो आधार, डिजी लॉकर, इनको सब लेके पूरा करे, तो इसका बेनिफिट कहाँ पे दिखा है आपको? पेनिट्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड इनटू द डीपेस्ट कॉर्नर, जिसके लिए एसआईपी बुक जो इतनी भयंकर बढ़त हुई है। और मैं देख रहा हूं कि कैपिटल मार्केट का 2007 में 2 ट्रिलियन के करीब था, आज 5 ट्रिलियन पार कर रही है, और एक 10 साल की रिटर्न में अभी भी 16% रिटर्न है। तो और ये स्ट्रेंथ तो डोमेस्टिक मार्केट को मिला है बाय डोमेस्टिक पेनिट्रेशन। इतने भयंकर एफआई सेलिंग के बावजूद आज हम खड़े हैं और एक वर्ल्ड में रिस्पेक्टेड इकोनॉमी और मार्केट है, तो इसके लिए जरूर हमें उनको दाग देना होगा। और मगर अभी रास्ता अभी लंबा बाकी है, बहुत सारे, और एक डेमोक्रेसी में काम करते हुए इतना आसान नहीं है। देखिए चीन जैसी देश एक डिक्टेटरशिप है, उधर कुछ कठिन रिफॉर्म आसानी से पुश थ्रू कर सकते हैं और क्वेल कर सकते हैं रिबेलियन को, जैसे तियाननमेन स्क्वायर में हुआ। मगर यहाँ ऐसा नहीं है। उन्होंने ट्राई किया, बहुत फार्म रिफॉर्म्स ट्राई किया, मगर बहुत ऑपोजिशन हुई। अग्निवीर को ट्राई किया तो कितना ऑपोजिशन आया। तो लैंड एंड लेबर रिफॉर्म्स में
जो काम अभी बाकी है करना, क्योंकि अगर इन देश को बढ़ना है तो फॉरेन कैपिटल की जरूरत है। इक्विटी कैपिटल को छोड़िए, जो तो आता है जाता है, मगर एफडीआई, वहां पे भी मैं देख रहा था कि ग्रॉस एफडीआई अभी 80 बिलियन से 95 बिलियन पहुंच चुकी है, मगर नेट एफडीआई कम दिख रहा है क्योंकि आउटफ्लोस है, रॉयल्टीज है, इंडियन कंपनी बाहर निवेश कर रहे हैं। मगर जो चीज है कि ये 95 बिलियन काफी नहीं है, हमें 250 बिलियन पर ईयर हमें एफडीआई मिलना चाहिए। तो ये स्पीड और जो कह रहे हैं ना अपने ग्रोथ में स्केल एंड स्पीड, ये एब्सोल्युटली जरूरी है, मगर बिल्डिंग ब्लॉक्स है। मगर आगे बढ़ना हो तो एक तरह से सोचना होगा। देखिए, हर 5 साल में या हर 3 साल में इलेक्शन की लड़ाई में वक्त बीतर जाता है, फिर लाडली बहना स्कीम करना पड़ रहा है वोट जीतने के लिए। तो ये सब एक डेमोक्रेसी की एक की फैक्टर है, और उसको झेलते हुए उन्हें बहुत कठिन रिफॉर्म्स जो कम वर नॉट पॉपुलर, जैसे डिमोनेटाइजेशन, आज भी ज्यूरी आउट है कि डिमोन सही था या गलत, मगर उन्होंने टफ रिफॉर्म तो लिया उसके ऊपर। सिमिलरली जीएसटी का रिफॉर्म, इतना पैसा जीएसटी में वापस देना लोगों को, आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी को कट करना, तो ये सब टफ डिसीजंस लेने के लिए तैयार है वो दिख रहा है। एट द सेम टाइम इलेक्शन को भी जीतना है, इसके लिए थोड़ी एक बैलेंस्ड अप्रोच ले रहे हैं। आगे जाके मेरे ख्याल है कि अभी वेस्ट बंगाल का इलेक्शन जीत गए तो शायद अब के बार इलेक्शन के बारे में इतने डरते हुए नहीं, मगर प्रगति के लिए जो रिफॉर्म, कठिन रिफॉर्म करना है, उनकी तरफ से लीडरशिप आनी चाहिए, मगर देश को भी उसको सपोर्ट करना चाहिए। तभी आपको स्पीड एंड स्केल दोनों बनेंगे। हाँ, देश को भी सपोर्ट करना चाहिए, लीडरशिप रोल में आना होगा। और जो आपने लैंड, एग्री और एफडीआई रिफॉर्म की बात की, इससे पहले एक के भट्टाचार्य साहब ने सिविल सर्विस में रिफॉर्म की बात की। राजीव कुमार सर, अभी जो स्थिति है, बीच में जब तीसरी बार जीत करके आए थे तो लग रहा था कि पॉलिटिकल पता नहीं कितना स्टेबल हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद से लगातार राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, वहां पे बम्पर जीत हुआ, तो वो पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस फिर से मोदी 3.0 में आ चुका है। अब आपको लगता है प्रधानमंत्री मोदी जब ये कहते हैं कि हमें बड़े पैमाने पर ज़्यादा तेजी से रिफॉर्म की गाड़ी को बढ़ानी है, तो ये जो रिफॉर्म है, लैंड रिफॉर्म, एग्री रिफॉर्म, एफडीआई रिफॉर्म, सिविल सर्विस रिफॉर्म, इस तरफ अब कदम धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखेगा आपको? फॉर्म्स हैं जो अभी तक नहीं हो पाए, मेरे ख्याल में उनका क्रम अब जरूर जारी होगा। और उसका पहला जो मुझे संकेत मिला वो आज अखबार में पढ़कर कि विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट 20,000 करोड़ का हो गया, और उसका जो लक्ष्य है, उसका टारगेट प्राइवेटाइजेशन का फिर से बढ़ा दिया गया है, जो कि पहले करीब करीब खत्म हो गया था। एक मुश्किल कदम है, मगर उसको करने की बिल्कुल जाहिर है इच्छा उन्होंने बता दी, और उसको मेरे ख्याल में करना होगा। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है और जिस पर प्रधानमंत्री ने कई बार जो है वो एम्फेसिस किया है, वो है डीरेगुलेशन और रिमूविंग द लाइसेंस एंड कंप्लायंस बर्डन। 64,000 कंप्लायंस और लाइसेंस बर्डन है, और उन्होंने लाल किले से कहा है कि इसको हटाना है। और मुझे लगता है कि इस पर बहुत तेजी से काम होगा, क्योंकि जो आज बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे निजी निवेशक हैं, उनको फिर से इतनी इकोनॉमिक स्पेस, अपॉर्चुनिटी और उनको बढ़ावा देना ये सबसे अनिवार्य है। क्योंकि पब्लिक केपेक्स हम लोग जितना भी कर लें, मगर अंततोगत्वा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से ही देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, और सदियों से प्राइवेट सेक्टर ही उसको आगे बढ़ाता आया है। शुरुआत में जब प्रधानमंत्री आए थे 2014 में और 2017 में मैंने उसके में काम भी किया, तो उनका बहुत मन था कि निजी निवेश को आगे बढ़ाएं और निवेशकों को आगे बढ़ाएं। वो अभी हो नहीं पाया है, और मेरे ख्याल में वो जो काम है उस पर उनकी नज़र है अब, और उस पर उन्होंने उसका अनाउंसमेंट भी किया है, और वो बहुत जल्दी होगी और अच्छा होगा कि वो जो हो जाए। दूसरी एक और चीज़ जो प्रधानमंत्री ने कई बार कही है वो ये है कि हमारी जो हरित क्रांति हुई थी, जो कि जिसका कि बहुत बड़ा सक्सेस हुआ, सब कुछ हुआ वगैरह, और आज करीब 70 मिलियन टन खाना हमारे स्टोर्स में है, और 80 करोड़ लोगों को हम फ्री खाना दे रहे हैं। और उस हरित क्रांति का जो है वो अब जो समय है वो पूरा हो गया है, और प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कई बार कि अब हमें प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना पड़ेगा, कि हमारी जो धरती है उसकी हालत बहुत ख़राब है, हमारी ज़मीन की, और उसको अगर हमने ठीक नहीं किया तो पूरी ज़मीन ऊसर हो जाएगी। और आज के माहौल में जबकि फर्टिलाइजर के दाम इतने बढ़ गए हैं कि आज खबर ये है कि फर्टिलाइजर सब्सिडी दुगनी करनी पड़ेगी, 1,70,000 करोड़ से 3,60,000 करोड़ करनी पड़ेगी।
उस माहौल में, उस समय में अगर हम प्राकृतिक खेती, जीरो केमिकल फर्टिलाइजर खेती की ओर बढ़ेंगे जैसा कि वो अग्रसर करते आए हैं, तो बहुत अच्छा होगा। इसमें देश का सपोर्ट चाहिए उनको। उन्होंने तो चुनौती दे दी है, उन्होंने ललकार दे दी है कि प्राकृतिक खेती हमें आगे बढ़ना चाहिए। और 22 करीब कोई 22 मिलियन 2 करोड़ किसान उसको कर भी रहे हैं, मगर वो उसको बहुत बड़े पैमाने पे करना है, तो एक ये बड़ी चुनौती है। और जो आज दुनिया की हालत है लक्ष्मण, उसमें एक बड़ी चीज ये है, और उसको वही आगे बढ़ाएंगे, वो ये कि हमें पुराने तरीके से सोचना हर किस्म से बंद करना पड़ेगा। बिजनेस एज यूजुअल विल नॉट डू। और प्रधानमंत्री इसके सबसे बड़े स्पोक्स पर्सन है कि नए सिरे से, चाहे वो सिविल सर्विस रिफॉर्म हो, चाहे वो गवर्नेंस रिफॉर्म हो, चाहे विकेंद्रीकरण हो, या वो निर्यात की नीति हो। हमारा निर्यात कितने साल, कितने दशकों से उसी जगह अटका हुआ है वर्ल्ड ट्रेड के शेयर में, वो उस पर नज़र डालेंगे। और उन्होंने एफटीए साइन कर लिए हैं, और अब हमारे भारत के जो 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 हमारे उद्योगपति हैं उनको चुनौती देंगे कि कैसे हमारी बाजार में, वर्ल्ड ट्रेड में हमारा शेयर बढ़े। तो ये जो मुश्किल रिफॉर्म है उनको ठीक करने का समय अब आ गया है, और इसके किए बिना हम 2047 का अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगे। ये प्रधानमंत्री को बखूब मालूम है, और उस पर उनकी नज़र है। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो है वो ये इन पर काम होगा, और होना शुरू हो गया है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि अब हमें नज़र रखनी चाहिए कि कैसे प्रधानमंत्री इसको करेंगे। और जैसा कि अभी कहा, बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सब मिलकर, एकजुट होकर, हमारे जो प्रिंसिपल स्टेक होल्डर्स हैं, बिजनेस, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, एकेडेमिया, एकजुट होकर विश्वास के स्तर पर, विश्वास के प्लेटफॉर्म पर अपने राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए अगर हम आगे बढ़ें, ये बहुत ज़रूरी है, और ये करना हमें अनिवार्य है, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये हो सकता है। ये प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हो सकता है, ये करना बहुत जरूरी है। ए.के. भट्टाचार्य साहब, इसमें सबसे बड़ी चुनौती मुझे जो दिख रही है वो ये है कि जिस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय माहौल बने हुए हैं, कभी कोविड आया जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, फिर ट्रंप का टैरिफ आया, हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, अभी वेस्ट एशिया क्राइसिस है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कैसे निपटेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि ये अंतर्राष्ट्रीय जो डेवलपमेंट जो हुई हैं, उसके लिए मैं रिफॉर्म्स की जो कमी जो हम बात कर रहे हैं उसको मैं दोषी नहीं ठहराऊंगा। जो अंतर्राष्ट्रीय जो 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 डेवलपमेंट जो हुए हैं, ऑन द कॉन्ट्ररी, वो रिफॉर्म को और भी ट्रिगर कर सकती थी, पर वो रिफॉर्म की पेस को ट्रिगर नहीं किया। वो एक बहुत बड़ा एक सवाल है। और मेरा मानना ये है कि हमें भाजपा सरकार की या मोदी सरकार की जो जो सुधार की नीति है या इकोनॉमिक गवर्नेंस की जो एक मॉडल है, उसको ठीक तरह से समझना चाहिए। मेरे मेरे अनुसार ये इकोनॉमिक रिफॉर्म मोदी सरकार उतनी तक ही करेगी जब तक ना उसका पॉलिटिकल कैपिटल अंडरमाइन ना हो। पॉलिटिकल कैपिटल मोदी विजन में पॉलिटिकल कैपिटल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसीलिए स्टेबल सरकार को बनाए के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कोई अगर रिफॉर्म आ जाए जिससे कि वो पॉलिटिकल कैपिटल डिस्टेबलाइज हो जाए, मैं समझता हूं वो एक रिफॉर्म की गति में बाधा आता है। जैसे कि शुरुआती दौर में आपने देखा था, लैंड रिफॉर्म में बाधा आई, एग्रीकल्चर रिफॉर्म में बाधा आई, और मुझे लग रहा है कि ये जो जब तक ना सरकार ये निश्चय कर ले कि उनके सुधारों में कोई राजनीतिक कोई सेटबैक या चैलेंज न आएगी, तब तक वो उस रिफॉर्म के ऊपर आगे काम नहीं होगा। ये हमें समझना होगा। और ये जो वेलफेयरिज्म जो है, उसका एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन ये रहा है कि वो रिफॉर्म के जो धक्के को थोड़ा बहुत वो मरहम देके उसको जरा नीचे रखे। तो हमें ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझनी होगी। दूसरी चीज, क्या रिफॉर्म करनी चाहिए? मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी सख्त रिफॉर्म की जरूरत है। वो पॉलिटिकल कैपिटल से उसका कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। एमएसएमई सेक्टर रिफॉर्म, काफी काम हुए हैं इसमें सेक्टर में, और काफी काम और भी होने चाहिए। एमएसएमई रिफॉर्म मैं समझता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसमें अगर मान लीजिए एफटीए हम साइन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर एफटीए का यूटिलाइजेशन कैसे करें हम?
एफटीए सिर्फ एफटीए नहीं है कि टैरिफ कम कर दें और मार्केट को एक्सेस मिले, पर एफटीए की यूटिलाइजेशन लेवल अगर हमारे पास इस वक्त बहुत कम है, अगर पिछले सारे एफटीआईज में हमने देखा है हमारी यूटिलाइजेशन लेवल काफी कम थी, उसको किस तरह से हम आगे बढ़ाएं। तो दोनों चीजों को हमें देखना है कि किस तरह से हम इसको हमें समझना चाहिए कि राजनीतिक जो दृष्टिकोण जो है वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मोदी सरकार के लिए। और उसके ऊपर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की है, मैं समझता हूं कि एमएसएमई और एफटीए की किस तरह से अच्छी तरह से इसको कार्यान्वित किया जाए, वो बहुत बड़ा एक मौका भी है, चैलेंज भी है। मौका भी है और चैलेंज भी है। जन्मेजय सिन्हा साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कहा है कि भट्टाचार्य साहब ने, जिसकी तरफ इशारा सुनील सुवर्ण साहब ने कहा था कि ये जो फ्रीबीज है, जो दूसरी जो चीज़ें हैं, दरअसल पॉलिटिकल कैपिटल को डिस्टर्ब तो कर नहीं सकते ना, क्योंकि आपको रिफॉर्म की तरफ आगे बढ़ना है, सरकार चलाना है स्थायी तरीके से, तो पॉलिटिकल कैपिटल को बचा कर रखना भी ज़रूरी है। तो उस हद तक रिफॉर्म करना है जहाँ तक पॉलिटिकल कैपिटल डैमेज ना हो, तो वो हद कहाँ तक है आपके हिसाब से? देखिए, मैं दो चीज पर निगाह डालना चाहता हूं। एक तो है कि हम लोग आज उनकी कहीं आप स्पीच गौर से सुन रहे थे तो उनने बहुत सी चीज बोला करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में। देखिए, हम लोग की पॉलिसी नीति में एक कंफर्ट सा हो गया है कि 1.5% करंट अकाउंट डेफिसिट है तो ठीक है, क्योंकि ये हम लोग के रेमिटेंसेस आ जाते हैं, एनआरआई रेमिटेंसेस आ जाते हैं, तो कैपिटल अकाउंट से हम लोग ये करंट अकाउंट का 1.5% का जो डिफिसिट है वो मीट कर लेते हैं। ये हरदम ठीक चलता है जब कि कोई क्राइसिस नहीं आ जाए। जब क्राइसिस होता है तो बहुत वॉलेटिलिटी डाल देता है, फिस्कल पर प्रॉब्लम हो जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है, रुपी डिप्रिशिएट करने लगता है। तो उनने अभी 1 लाख किलोमीटर जितना हम लोग का सी कोस्ट है उसमें एक्सप्लोरेशन की परमिशन दे दिया है। दूसरा, हम लोग को देखना होगा हम लोग सप्लाई के साथ भी क्या कर सकते हैं। और तीसरा जानते कि नहीं, 4,000 टन यानी कि $650 बिलियन गोल्ड हमारे टेम्पल ट्रस्ट में, उनसे कि हम लोग 2,000 टन भी ले ले तो अभी करंट अकाउंट ये एफडीआई का प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉल्व हो जाता है उनको। और वो आइडियल रिसोर्स रखते हैं, आइडियल, वो 1 पैसा नहीं मिलता उनको। और 2,000 टन कहीं गवर्नमेंट उनसे 10% ऊपर भी खरीद ले और उनको बोले जब गोल्ड चाहिए तुमको दे देंगे, तब जो है हम लोग $350 बिलियन को जेनरेट कर देंगे। तो इस किस्म से ये करंट अकाउंट डेफिसिट से हट करके हम लोग का ये जो वॉलेटिलिटी है हट जाएगा। और उसके बाद अभी देखिए डीरेगुलेशन तो हो रहा है, और जो जैसे एफटीए आएगा ये टैरिफ्स घट जाएंगे, तो टैरिफ्स हम लोग का एक्सपोर्ट के लिए भी घटेंगे, हम लोग के इंटरनल भी घटेंगे। तो हम लोग को तैयार हो जाना है और इसके लिए आरएनडी में पैसा खर्च करना पड़ेगा। बजट ने कोई कोई चीज तो बोले थे, मगर अब इंडस्ट्री को अपने से आरएनडी, देखिए कोरिया 5% जीडीपी का आरएनडी पर खर्च करता है, चाइना 3%, हम लोग 0.6%। तो अभी तक तो ये ठीक था क्योंकि हम लोग भारतीय उपभोक्ताओं को बेच रहे थे, अब तो ग्लोबल को बेचेंगे, तो इसके लिए तो आरएनडी और टॉप क्वालिटी लाना पड़ेगा। तो ये शुरू होगा, मगर ये करंट अकाउंट डेफिसिट को एक बार फिक्स कर ले और कहीं ऐसे थोड़ा सा डिमांड को घटाएं, ऑयल का सप्लाई को बढ़ाएं, थोड़ा गोल्ड को देखें, तो फिर क्या होगा कि एक हम लोग सॉवरेन वेल्थ फंड भी बना सकते हैं $100 बिलियन का। तो ये सब जो है अब इस किस्म की सोच। गोल्ड में समस्या यही होती है, गोल्ड में समस्या यही कि पॉलिटिकल कैपिटल यहाँ पर आकर के एक सीमा के बाद बाधक बन जाती है। जैसे आपके घर से गोल्ड निकालो तो लोगों के दिलों पे चला जाएगा, अरे मेरा सोना। हम तो बोल रहे हैं टेम्पल्स, जो
टेम्पल ट्रस्ट में 4,000 अरे बाप, टन तो है। और खतरनाक होगा वो तो और खतरनाक होगा और कहेंगे टेम्पल के गोल्ड को लाइए हमारे पास। मैं लॉजिकल है और अच्छा भी आइडिया है, लेकिन यही कि थोड़ा सा जैसे कहें कि मंदिरों को सोना को सरकार चाहती है अपने पास लेना, हेडलाइन ये जाएगा, लोगों के मन में मैसेज ये जाएगा, लेकिन आइडिया आपका अच्छा है। और एक चीज़ और जो आपने कहा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एफटीए जब कर रहे हैं तो दुनिया के लिए हमारा बाजार खुलेगा, हमारे लिए दुनिया का बाजार खुलेगा, तो हम इसके लिए कितने प्रिपेयर हैं? इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आर&डी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। सुनील सोरडम साहब, आप निजी कंपनियों को, निवेशकों से लगातार संपर्क में रहते हैं, कौन सी चीज़ है जो आर&डी में उन कंपनियों को निवेश करने से रोकती है? क्योंकि अब तो उन्हें समझ में आ गया कि एआई के बाद कि अगर हम आर&डी में निवेश कर लिए होते, सिर्फ ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, तो हमारी स्थिति ज़्यादा बेहतर होती। देखिए, यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ कैपिटल मैं कहूंगा, बिकॉज आर&डी में निवेश को 5, 7, 10 साल लगते हैं रिटर्न्स दिलवाने में। देखिए, फार्मा इंडस्ट्री की देखिए, राइट, हम कितने कंपनीज हैं हमारे पास जो नए प्रोडक्ट की डेवलप करते हैं। हमारा ऑलवेज रोल रहा है कि एक प्रोडक्ट उधर बन गया पेटेंट के अंदर, तो उसको दूसरा प्रोसेस के जरिए उसको टैकल करे, और जब वो पेटेंट से बाहर आए फिर जाके खुल के बेचे। तो हमारा री इंजीनियरिंग और कॉपी इंजीनियरिंग में ज्यादा ध्यान जाता है। हम अब इनिशियो फ्रेश, अगर ब्रेन्स है हमारे पास, अभी आपने पढ़ा होगा जो ड्रोन था जो रेस्क्यू किया उस अमेरिकन हेलीकॉप्टर वाले लोगों को, वो एक इंडियन ने बनाया था। तो इंडियन की ब्रेन्स काफी है, मगर अमेरिका जैसे देश में एक तो कैपिटल की कमी नहीं है, दूसरा एक रिस्क टेकिंग को प्रमोट करते हैं। जो कोई रिस्क लेता है उसको तालियां देकर उसको सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ फेलियर को बहुत कठिन तरीके से लोग उसको करते हैं। तो द रिस्क ऑफ आर&डी क्या है, 10 प्रोजेक्ट आपने बना दिया तो उसमें 1 या 2 ही सक्सेस होगा। इस चीज के पीछे पहली चीज क्या है, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए ये एंटरप्रेन्योरशिप और आर&डी को। सेकंड, कैपिटल की जरूरत है, तो गवर्नमेंट ने सीड कैपिटल के तौर पर बहुत करने की कोशिश की है, मगर फॉरेन कैपिटल आके इसको सपोर्ट कर सकता है। तो ये एफटीए के अंदर मेरा मानना है कि अगर समझिए कि एक मैं एग्जांपल लेता हूं, जो राफेल हेलीकॉप्टर, राफेल प्लेन लीजिए, अब फ्रांस के साथ गठबंधन ये कि हम उनसे खरीदेंगे, अब इंडिजिनाइजेशन डालते हैं उसमें। तो क्या करना चाहिए कि हमें उनको कहना चाहिए कि आप अपने इंजीनियर्स को आप के इंडिया में फैक्ट्री लगाओ, आप इंडिया के लो कॉस्ट लेबर का एडवांटेज लो। तो फिर वो जो पीरियड, चाइना ने ऐसा ही किया था, एमएनसीज को उधर बुलाकर फिर एक 10 साल 20 साल के अंदर वो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करके आज चाइनीज कंपनी सबसे बेहतरीन है टेक्नोलॉजी में। तो हमें भी ऐसा ही रास्ता कि एफडीआई के जरिए, दैट इज यू हैव टू गेट ये ट्रेड एग्रीमेंट में उन फॉरेन कंपनीज, हार्ली डेविडसन हो या रेथियन हो या जो भी हो, उनको यहाँ आकर फैक्ट्री सेटअप करने के लिए हमें इंसेंटिवाइज करना चाहिए। और जो इंडिजिनाइजेशन का 30% 40% रूल और लोकल पीपल को ट्रेन करें, तो उससे क्या होगा, फिर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को भी एक कैपिटल मिलेगी ताकि वो इनोवेट करके अपना कॉस्ट रिडक्शन जो भी करें। तो आई थिंक बिगेस्ट थिंग इज सेलिब्रेट रिस्क टेकिंग, और दूसरा मेक रिस्क कैपिटल अवेलेबल जो 10 साल के लिए कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। तो वही चीज है जो हमें प्रिवेंट कर रही है, बिकॉज हमारे यहाँ पर क्या है कि हर क्वार्टर की अर्निंग्स में ध्यान होता है। किसी ने आर&डी पे निवेश किया, उसकी क्वार्टर नीचे जाती है तो स्टॉक मार्केट उसको पनिश करती है। तो ये एक बड़ी बात है कि जब पैसा लगाते हैं आर&डी पे तो उसका रिटर्न बहुत जल्द चाहते हैं, जो संभव होता नहीं है। दूसरा कि अगर असफलता होती है तो उसको लोग सेलिब्रेट नहीं करते हैं, उसको निगेटिव मान के चलते हैं, और ये वजह कंपनियां उतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार नहीं होती। एक चीज़ और कि अभी के मौके पर इतना ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय उथल पुथल के मौके पर जिस चीज़ को बार बार जोकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें रिफॉर्म की गाड़ी को और तेज करना है, तो क्या इस बात की ओर इशारा है कि लोगों को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि थोड़ा सा राजनीतिक रूप से जोखिम भी हो तो आगे रिफॉर्म के लिए आप अपने आप को तैयार रखिए? इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, छोटे से ब्रेक बाद लौटते हैं, कि जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल के कार्यकाल को कैसे देखा जाए और आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ इशारे प्रधानमंत्री मोदी ने दिए हैं जब एनडीए नेताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। राजीव कुमार सर, बार बार ये कहना कि हम
रिफॉर्म की रफ्तार को तेज करेंगे, रिफॉर्म की रफ्तार को व्यापक करेंगे, यही समय है, सही समय है। कहीं प्रधानमंत्री मोदी इस बात की ओर इशारा तो नहीं कर रहे हैं या फिर लोगों को इस बात के लिए तैयार तो नहीं कर रहे हैं कि अगर थोड़े बहुत राजनीतिक जोखिम भी हो तो बड़े रिफॉर्म के लिए आप तैयार रहिए? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कामकाज को आपने काफी बेहतरीन तरीके से समझा भी है। कई बार ऐसा होता है कि जब ऐसे प्लेटफॉर्म से बड़ा कुछ इशारा करते हैं तो आने वाले दिनों में कई सारे बड़े कदमों उठते दिखे भी हैं। नहीं, जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप को मैंने देखा है उसमें सबसे ज्यादा राजनीतिक कैपिटल के लिए प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज्यादा जो है वो मतलब खबर समझदार हैं। और मेरे ख्याल में पॉलिटिकल कैपिटल को जोखिम उठाने की बात मुझे नहीं लगता कि वो कहेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि जब तक वो राजनीतिक उनके पास लीडरशिप है, जब तक वो ऑफिस में हैं, तभी वो कुछ भी रिफॉर्म कर सकते हैं। मगर तो इसलिए वो जैसा कि उन्होंने फार्म रिफॉर्म्स किए, तो अब ये नहीं है कि दोबारा जो है वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट लॉ वगैरह वो लाएं, उस तरह की बात मेरे ख्याल में नहीं होगी। मगर जो चीज़ कर रहे हैं वो ये है कि भारत के लोगों को, जनता को तैयार कर रहे हैं कि भाई मेरे सुधारों को, मेरे रिफॉर्म्स को सपोर्ट करो, पब्लिक ओपिनियन बने। क्योंकि अगर पब्लिक ओपिनियन बनेगी तो पॉलिटिकल कैपिटल अपनी जगह पे कायम रहेगी। और उस पब्लिक ओपिनियन को बनाने में उन्होंने काफी बार करा है, और उसी पर अभी वो ज्यादा तवज्जो भी दे रहे हैं। और ये पब्लिक ओपिनियन बहुत जरूरी है हमारे जनतंत्र में, क्योंकि बिना पब्लिक ओपिनियन के कोई भी सुधार का कदम उठाना जोखिम भरा होता है। वो मेरे ख्याल में न करा जाएगा, ना हुआ है और ना होगा आगे। मगर बड़ी बात है वो ये है कि अब प्रधानमंत्री ये इशारा कर रहे हैं कि हमको स्पर्धा में, अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में आगे बढ़ना है, और उसके लिए निजी क्षेत्र को जो है वो अपना कदम बढ़ाना पड़ेगा। अब वो उसमें अपना निवेश करके, R&D करके, इनोवेशन करके, स्टार्टअप इंडिया को आगे बढ़ाकर और उसमें जॉइंट वेंचर्स करके उसको करना पड़ेगा। और इसीलिए मेरे ख्याल में जो FDI के रास्ते हैं वो और खोले जाएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि प्रेस नोट 3 वापस ले लिया गया, और अब जो है वो जो चीन के पास जो जितना बड़ा इस समय पूंजी का ढेर लगा हुआ है और टेक्नोलॉजी में जिस तरह से वो आगे हैं, मुझे आशा है कि इसके बाद अब उनसे भी हम टेक्नोलॉजी और निवेश दोनों लेने में समर्थ होंगे, क्योंकि यहाँ बनाना ज्यादा अच्छा है बनस्बत इसके कि $100 बिलियन का हम लोग डिफिसिट करें। तो ये बड़े कदम ये है कि भाई अब खत्म को कि जो MNCs हैं, जो विदेशी निवेश है वो खराब है, और हम लोगों को सिर्फ अपने डोमेस्टिक निवेश की बात करना चाहिए। तो ये पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए इस समय प्रधानमंत्री अग्रसर हैं, और मेरे ख्याल में बहुत आवश्यक भी है हमारे जनतंत्र के लिए। ये पब्लिक ओपिनियन बनाने की तरफ प्रधानमंत्री अग्रसर है। AK भट्टाचार्य साहब, मेरा सवाल यह है कि इस पब्लिक ओपिनियन के बाद उस पर अमल करना अभी के हालात में कितना संभव होगा? क्योंकि जिस तरीके से फर्टिलाइजर इंपोर्ट के बिल बढ़ रहे हैं, ऑयल इंपोर्ट के बिल बढ़ रहे हैं, सब्सिडी का बर्डन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, फॉरेक्स जा रहा है हमारे पास, तो इतना ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर पाना तब जब रेवेन्यू जनरेशन के साधन बहुत कम हो। देखिए, इस वक्त जो हमारी जो चैलेंज जो है, जो वेस्ट एशियाई कॉन्फ्लिक्ट के तहत जो चैलेंज है, मैं समझता हूं 2 ऐसे रिफॉर्म स्टेप्स लिए जा सकते हैं। वो राजनीतिक जोखिम शायद उसमें बहुत ही सीमित रहेगी। पहला बात तो ये है कि जो हमारी जो फर्टिलाइजर जो प्राइसेस जो हैं, वो सब्सिडी जो हमारे देने की जो व्यवस्था जो है, वो इस वक्त कैसे सब्सिडी जाती है? वो सब्सिडी इंडस्ट्री को दी जाती है, वो फार्मर को डायरेक्टली नहीं दी जाती। तो एक बहुत बड़ा एक बहुत अहम एक सुधार ये हो सकता है कि हम क्यों ना हमारी जो फर्टिलाइजर सब्सिडी ट्रांसफर की मैकेनिज्म, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए उसको फार्मर को डायरेक्टली हम उसको दें, और देने के बाद जो मार्केट प्राइस जो है फर्टिलाइजर का, उसको हम नॉर्मलाइज कर दें। तो ये मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा रिफॉर्म होगा जिससे कि किसान दुखी नहीं होगा। किसान को तो वो सब्सिडी मिलेगा, पर इस वक्त जो हो रहा है, हमारा फर्टिलाइजर हमारे प्रतिवेशी देशों में जा रहा है, प्लाईवुड इंडस्ट्री में जारी है, डिफरेंट कंपनियां उसका इस्तेमाल कर रही हैं। कुछ दिन पहले तो इवन डेयरी इंडस्ट्री के पास जा रही थी। तो ये डाइवर्शन को रोकना पड़ेगा, क्योंकि हमारी इसमें सर समस्या ये होती है,
भट्टाचार्य सर, इसमें समस्या ये होती है कि असली किसान को पहचानेंगे कौन? भारत में बहुत बड़ी संख्या में लैंड ऑनर कोई और है, किसान और है। लक्ष्मण जी, हमारे पास इस वक्त ऐसा डेटा सेट है जिससे कि पीएम किसान के जरिए ऐसा डेटा सेट है कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के पास वो फर्टिलाइजर्स जो इस्तेमाल कर रहा है, अगर वो एक बैग इस्तेमाल कर रहा है, वो एक बैग जो इस्तेमाल करने के डेटा सरकार के पास है इस वक्त। मैं समझता हूं कि इससे कुछ राजनीतिक जोखिम लगी अगर पब्लिक ओपिनियन है। और दूसरा जो एक बहुत बड़ा सर, समय थोड़ा सा कम है, इसलिए बीच में आपको रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा, समय बीच में समय खत्म। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, बिल्कुल समय थोड़ा सा कम है, इसलिए बीच में रोक रहा हूं। 15 सेकंड सुनील सुब्रमण्यम साहब और जन्मेजय सिन्हा साहब, लास्ट कमेंट। नहीं, मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है एफडीआई को प्रमोट करके फॉरेन कैपिटल, परमानेंट फॉरेन कैपिटल को अंदर लाना, और वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। अभी क्या जो एफडीआई आ रहा है उसमें ज्यादातर प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ग्रीन फील्ड के अंदर या फिर ब्राउन फील्ड के अंदर एफडीआई है जो आसानी से एफआई की तरह भाग कर निकल जाए हर हफ्ते, वैसा नहीं होना चाहिए। जन्मेजय सिन्हा साहब, एक तो हम लोग को करंट अकाउंट डेफिसिट को घटाना है और दूसरा हम लोग को वेस्ट को तत्कालिक घटाना सबसे है। बड़ी चुनौती। हाँ, वो वेस्ट बहुत है हम लोग का, एग्रीकल्चर में वेस्ट है, ऑयल में वेस्ट है, पावर में वेस्ट है। तो अब एक हम लोग को मिशन मोड पर वेस्ट के ऊपर अटैक करना है, बिल्कुल वेस्ट के ऊपर अटैक करना है, और इसके लिए टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा साधन हो सकता है। टारगेटेड तरीके से सब्सिडी को काफी ज्यादा बढ़ावा देना। और आप सही मेहमानों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय थोड़ा सा कम था लेकिन चर्चा काफी दिलचस्प हो रही थी। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।